बेटे को काम के सिलसिले में बाहर जाना था, लेकिन उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। बल्कि जब जिगर अपनी माँ का ख्याल रखता था और उनकी सेवा करता था, तो इस बात से भी उसकी पत्नी सरिता चिढ़ जाया करती थी कि तुम्हें तो हमेशा अपनी माँ की ही पड़ी रहती है। इसलिए उसे रह रहकर चिंता खाए जा रही थी। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? जल्दी से छत पर जाओ, मेरी साड़ी सूखने के लिए पड़ी है, नीचे लाकर उस पर प्रेस कर दो। आधा घंटे बाद ही मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तुमसे मैंने कल रात को ही कहा था मेरी साड़ी को धो के प्रेस कर देना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोने की पड़ी थी, जाकर सो गई। 8 बजे से ही चारपाई पकड़ लेती हो, सुबह 8 बजे तक खर्राटे मारकर सोती हो। बहू, जनवरी की कड़कड़ाती सर्द पड़ रही है। ऐसी भयंकर सर्दी में रात में टंकी के पानी से मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते हैं। इतना ठंडा पानी था कि छूने से ही ऐसे लग रहा था हाथ कट जाएगा। और तुम मुझे घर में आग भी नहीं जलाने देती हो, कहती हो घर पक्का है, धुआं करोगी तो घर काला हो जाएगा। ठंडे हाथ हो जाते हैं तो ठंडे हाथ पैरों से रात भर नींद भी नहीं आती। हाँ हाँ माँ जी, जैसे ठंडे पानी से तो तुम मर जाती। जरा सी साड़ी ही नहीं धुल पा रही थी, तुम्हारी वजह से मैं लेट हुई, तो फिर समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मेरी साड़ी पर प्रेस कर दो। दामिनी जी छत से साड़ी लेकर आई और प्रेस करने लगी, लेकिन दामिनी जी को प्रेस करने का आइडिया नहीं है। प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और बहू की साड़ी जल जाती है। जली हुई साड़ी को देखकर दामिनी जी घबरा गईं। साड़ी जलने की बदबू से बहू भागती हुई कमरे में आई और अपनी जली हुई साड़ी को देखकर आग बबूला हो गई। आओ देखा ना ताओ, अपनी सास के हाथ पर वही गर्म प्रेस रख दी। बुढ़िया, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जलाया है, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। तूने पूरी 1500 की साड़ी जलाकर बर्बाद कर दिया। अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए जो नौकरानी लगा कर गया, उसको हटा दूंगी। सारे घर के काम तुमसे करवाऊंगी, तब जाकर साड़ी के पैसे वसूल होंगे। गुस्से से तमतमाई हुई बहू दामिनी जी के हाथ पर गरम प्रेस रख देती है। बुढ़ापे की झुर्रियों वाले हाथ पर जब गरम प्रेस पड़ी तो दामिनी जी की चीख निकल गई। अपना हाथ पकड़कर रह गई। थोड़ी ही देर में दामिनी जी के हाथों में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। एक कोने में खड़ी हुई दामिनी जी बहू के व्यवहार को देखकर दंग हैं। कभी वह बहू को देखती हैं तो कभी अपने हाथ को, कि जरा सी साड़ी के जलने पर बहू ने मेरा हाथ जला दिया। दामिनी जी के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहू के व्यवहार से वह हैरान है कि आज उनकी बहू ने उनके साथ जो किया है, उसकी तो उन्होंने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। क्या इसलिए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि जब बहू आएगी तो उनके साथ बुढ़ापे में ऐसा बर्ताव करेगी? तो गरम रोटी खिलाने की जगह गरम प्रेस से हाथ जलाएगी। लेकिन क्या करें, मेरी भी किस्मत कितनी खराब है जो मुझे ऐसी बहू मिली। मुझे बुढ़ापे में 2 रोटी देने की जगह मुझसे घर के सारे काम करवाती है, जबकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बेटा जाने से पहले अच्छी तरह से बहू को समझा कर गया था कि मेरी माँ से कोई काम मत कराना, उनकी सेवा करना। वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी तो और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। पर इधर तो बहू मेरी सेवा करने की जगह मुझसे पूरे घर के काम करवाने की कोशिश करती है, और आज तो
उसने जो किया उसकी वजह से दामिनी जी भयभीत हो गई हैं। डरते हुए अपनी बहू से कहती हैं, बहू मैंने कभी प्रेस नहीं की है, वह तो तुम जिद कर रही थी इसलिए मैं तुम्हारी साड़ी पर प्रेस करने लगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतनी गर्म हो जाएगी। बुढ़िया, तूने जानबूझकर मेरी साड़ी जलाया है, मैं सब समझती हूँ, तू मुझसे जलती है। अब चल निकल इस कमरे से, जल्दी से घर के सारे काम निपटा। आज से काम करने के लिए नौकरानी नहीं आएगी, तुम ही सारे घर के काम करोगी। नुकसान करती हो तो उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर सरिता अपनी सास का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर धक्का दे देती है। यह भी नहीं देखती कि उसकी सासू माँ के हाथ में कितनी जलन हो रही है। लेकिन तभी सरिता के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजती है। गाल पर पड़े थप्पड़ से सरिता भड़क जाती है। मुड़कर देखती है तो सामने उसका पति जिगर खड़ा हुआ है। अपने गाल पर पड़ा हुआ थप्पड़ सरिता को सहन नहीं हो रहा है। पहले तो वह अपने पति को देखकर दंग रह जाती है, फिर चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। सरिता के इस तरह के तेवर दिखाने पर जिगर दूसरे गाल पर भी एक तेज थप्पड़ लगाता है। जिगर भागकर अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, माँ आप इतने दिनों से यह सब कुछ सह रही हैं, मैं आपसे फ़ोन पर भी बात करता हूँ लेकिन आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। आपने मुझे अपने आप से इतना पराया कर दिया कि कोई दुख तकलीफ़ मुझे बताती भी नहीं है। अपनी माँ के जले हुए हाथ को देखकर जिगर आग बबूला हो जाता है। अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में बिठाकर उस पर मरहम पट्टी करता है। बात यह है, 5 महीने पहले जिगर अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गया था। जब जिगर को ऑफिस के काम से दिल्ली भेजा जा रहा था उस समय उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर जिगर की दिल्ली जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। घर में आकर वह अपनी पत्नी और माँ से कहता है कि मैं अपने ऑफिस में मना कर देता हूँ, आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। यह सुनकर जिगर की पत्नी कहती है, अगर तुम ऑफिस के काम से दिल्ली नहीं जाओगे तो आगे तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा, तुम्हारी जॉब पर असर पड़ेगा। इतना ज़रूरी काम है और सिर्फ तुम अपनी माँ के चक्कर में इतने ज़रूरी काम को छोड़कर घर बैठने की बात कर रहे हो। इतना अच्छा मौका मिला है, उसको ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कुछ पैसे ही आएंगे, वैसे भी बुढ़िया जब देखो तब बीमार हो जाती है, उसके इलाज में भी बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारी इस छोटी सी जॉब में घर के खर्चे नहीं चलते हैं, तुम्हें दिल्ली ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है सरिता, तुम सही कह रही हो, कल ही अपने ऑफिस जाकर के हाँ कर देता हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं अपनी माँ के लिए कुछ व्यवस्था करके जाऊँगा। तुम्हें तो पता है सरिता, पिछले हफ्ते माँ फिसलकर आंगन में गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी और पैर में चोट आ गई थी। पूरे हफ्ते से ना तो ठीक से चल पा रही हैं और ना ही अपना कोई काम कर पा रही हैं। या तो तुम मुझे यह भरोसा दो कि तुम माँ के सारे काम करोगी, तब मैं पूरा बेफिक्र होकर चला जाऊँगा। नहीं तो माँ के लिए एक मैं नौकरानी लगा कर जाऊँगा जो माँ की समय से दवाइयाँ देती रहेगी और उनके काम करती रहेगी। जिगर के मुंह से अपनी सास के लिए एक नौकरानी की बात सुनकर सरिता का खून खौल जाता है, लेकिन क्या करें, अपनी माँ के लिए जिगर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जब देखो तब वह माँ माँ करता रहता है। अगर मैं उस बुढ़िया के लिए कुछ कहती हूँ तो जिगर सुनता भी नहीं है। वैसे भी इस
बुढ़िया को अपने साथ रख कर मैं परेशान हो गई हूँ। सरिता जब अपने पति को अपनी सास की इतनी सेवा करते हुए देखती है तो जल भुन जाती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसका पति अपनी माँ की इतनी सेवा और बात क्यों मानता है और अपनी माँ की सेवा क्यों करता है। कोई ज़रूरत नहीं है उनकी सेवा करने की, अपने आप सारे काम कर लेंगे। वह अपनी सास से नफरत करती है और आज अच्छा मौका है, अगर जिगर दिल्ली जाएगा तो बुढ़िया की अच्छे से अकल ठिकाने लगाऊंगी। अपने बेटे के सामने तो पूरा दिन बैठी रहती है और इसका बेटा भी कुछ काम करने नहीं देता है और जाने के बाद भी एक नौकरानी लगाकर जा रहा है। जाने दो तुम्हारे बेटे को, फिर तुम्हें बताती हूँ। इस बुढ़िया को मैंने काम वाली ना बना दिया तो कहना, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। इतना सोचकर सरिता मन ही मन मुस्कुराने लगी। जिगर थोड़ी देर बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को भी ऑफिस के काम से बाहर जाने की बात बताता है। तो पहले तो दामिनी जी अपने बेटे के बाहर जाने की बात सुनकर दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि घर में एक बेटा ही है जो उनका अच्छे से ख्याल रखता है। बहू तो एक गिलास पानी भी भरकर नहीं देती है। अगर बेटा कुछ करता है तो भी उसे पसंद नहीं आता है। अगर बेटा चला जाएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा। अभी तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रही है, उन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत है। दूसरी तरफ बेटे की नौकरी और उसकी तरक्की का सवाल है, इसलिए वह बेटे को चाह के भी रोक नहीं पा रही है। दामिनी जी कुछ कह पाती उससे पहले ही जिगर कहता है, माँ मैं जानता हूँ अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जाने से पहले आपके लिए एक नौकरानी रख जाऊँगा जो आपकी देखभाल करेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। बेटे की बात सुनकर दामिनी जी बेफिक्र हो जाती हैं कि चलो कोई तो होगा घर में जो मेरा ख्याल रखेगा, क्योंकि बहू एक बार अपने कमरे में जो गई फिर उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। मैं उसको कितना भी बुलाती रहूं, कितना भी बुलाऊं, एक गिलास पानी के लिए पुकारती रहूं, कमरे से बाहर नहीं निकलती है। जिगर जाने से पहले नौकरानी को सब कुछ समझा कर जाता है कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। साथ ही साथ सरिता को भी समझा जाता है, लेकिन जिगर के जाते ही सरिता ने दामिनी जी को परेशान करना शुरू कर दिया। दामिनी जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। पैर में चोट की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी सरिता जानबूझकर अपनी सास को ऐसे काम बताती थी जिसको करने में दिक्कत होती थी। एक दिन दामिनी जी की नौकरानी जो उनका बेटा लगा कर गया था, वह उनको दवा खिला रही थी। तभी उनकी बहू सरिता आई और दवा की पुड़िया अपने हाथ में लेते हुए बोली, आज से दवा मैं दूंगी और माँ जी अब तुम्हारी तबीयत ठीक रहने लगी है तो तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे बेटे को गए हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं, इन 20 दिनों में तुम ठीक हो गई हो। नौकरानी को आधे महीने के पैसे देते हुए कहती है, आज से तुम्हारी छुट्टी, अब तुम्हारी इस घर में ज़रूरत नहीं है। दामिनी जी कहती हैं, बहू ऐसा मत करो, बेटा उसको लगा कर गया है तो तुम उसको क्यों हटा रही हो, क्योंकि अब मुझे दूसरी नौकरानी मिल गई है, मुझे यह पैसे वाली नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास की तरफ देखते हुए सरिता ने कहा। दूसरे दिन से ही सरिता अपनी सास को काम बताने लगती है। खाना बन गया है, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जाकर सारे बर्तन धुल देना और हाँ, उसके बाद घर की साफ सफाई भी कर देना। मुझे आज शॉपिंग करने के लिए जाना है, जब तक मैं वापस आऊँ सारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
धीरे धीरे सरिता अपनी सास से घर के सारे काम कराने लगती है, उन पर हुक्म चलाने लगी। सोकर भी 8 बजे उठती। 8 बजे तक दामिनी जी घर के ज़्यादातर काम कर लेती। एक दिन सरिता ने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और किटी पार्टी रखी। किटी पार्टी में रसोई का जितना भी काम था, सारा काम उसने अपनी बूढ़ी सास से कराया। सारी सहेलियों के सामने अपनी सास का अपमान किया कि यह बुढ़िया जिगर की दूर की रिश्तेदार है। बेचारी बहुत गरीब थी, इसलिए जिगर इनको दया खाकर अपने साथ इधर ले आया। यह तो हम लोगों का बड़प्पन है कि इसको हम अपने घर में रख रहे हैं, खाने पीने को दे रहे हैं, रहने के लिए अपने घर में इसको हम कमरा भी दिए हैं, तो थोड़ा बहुत यह हमारे घर में सहायता करा देती हैं। बहुत एहसान किए हैं मैंने इस बुढ़िया पर। अपनी बहू की बात सुनकर दामिनी जी को बहुत बुरा लगता है कि अपनी सारी सहेलियों के सामने वह अपनी सास को दूर की रिश्तेदार बता रही है और मुझे गरीब बुढ़िया बता रही है, जबकि मेरा बेटा नौकरी करता है। मेरे लिए एक नौकरानी भी लगा कर गया था। जब मेरे बेटे को तुम्हारी यह करतूत पता चली तो वह बहुत नाराज़ होगा। चाय की ट्रे हाथ में लेकर हॉल में आती हैं और ट्रे को टेबल पर रखती हुई दामिनी जी बहू की सारी सहेलियों से कहती हैं, मेरा नाम दामिनी है और मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि जिगर की माँ हूँ। इतना सुनते ही सारी सहेलियाँ एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। तभी सरिता का चेहरा देखने लायक था, एकदम से गुस्से में लाल हुआ था। सबसे पहले तो वह अपनी सास को अंदर कमरे में जाने के लिए कहती है, तुम अंदर रसोई में देखो नाश्ता बना है या नहीं, जल्दी से लेकर आओ। इधर खड़ी होकर तुमसे बात करने के लिए किसने कहा था। डांट के अपनी सास को रसोई में भगा देती है और सहेलियों से बातें बनाते हुए कहती है, तुम तो मेरे पति का नेचर जानती हो, सभी के प्रति कितना अच्छा व्यवहार करते हैं और इस बुढ़िया को भी अपनी माँ की तरह ही मानते हैं, इसलिए वह जिगर को अपना बेटा कह रही हैं। दामिनी जी रसोई में खड़ी खड़ी अपनी बहू की सारी बातों को सुन लेती हैं। बहुत बुरा लगता है। बस वह भगवान से यही विनती करती हैं कि जल्दी से उनका बेटा वापस आ जाए। हालांकि उनके बेटे को वापस आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 10 से 15 दिन में उनके बेटे के आने का समय हो रहा है। उस दिन दामिनी जी अपने कमरे से नहीं निकलती हैं। दूसरे दिन जब कमरे से निकलती हैं तो देखती हैं बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही है और बहू का फ़ोन बाहर हॉल में रखा है। दामिनी जी फ़ोन को उठाकर अपने बेटे को फ़ोन मिला देती हैं। अपनी सास को फ़ोन पर बात करते हुए देखकर सरिता भाग कर आती है और अपनी सास के हाथ से फ़ोन को छीन कर काट देती है। चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को उठाने की, और मुझसे बिना पूछे तुमने फ़ोन मिलाया तो मिलाया कैसे। मैं देख रही हूँ तुम्हारी हरकतें बदलती जा रही हैं। अगर ऐसे ही करती रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अपने बेटे से क्या बात करना चाहती थी? मेरी शिकायत लगाना चाहती हो? कभी कोशिश भी मत करना। तुम्हारा बेटा ऑफिस के काम से घर के बाहर ही रहता है, ज़्यादातर समय तो मेरे साथ ही रहना है, तो चुपचाप मेरे हिसाब से चलो। अब जाओ जल्दी से मेरी साड़ी धुल दो। वैसे भी मैंने तुमसे कल कहा था, तो कल तुमने नहीं धुला, जाकर धुल के उस पर प्रेस कर दो। और आज वही था जब दामिनी जी अपनी बहू की साड़ी को प्रेस कर रही थी। प्रेस करने का इतना आइडिया तो था नहीं, बहू की साड़ी जल गई।
अपनी जली हुई साड़ी को देखकर बहू ने गरम प्रेस अपनी सास के हाथ पर रख दी और तभी अचानक से बिना बताए जिगर अपने ऑफिस के काम को पूरा करके घर आ गया। और जब उसने सरिता को अपनी माँ को इस तरह से डांटते हुए व्यवहार करते हुए और अपनी माँ के जले हुए हाथ को देखा तो वह सरिता के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। माँ के कमरे में बैठा हुआ जिगर अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर दुखी हो रहा है। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती बेटा, मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था। बहू मेरी बात फ़ोन पर होने नहीं देती थी, बस तुम्हारे आने के लिए एक दिन मुश्किल से काट रही थी। अब बस बेटा, बहुत हो गया। मैं इधर तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी। मैं अपने गांव में ही भली हूँ, अपने हाथ से रूखी सूखी बनाकर खा लूँगी। कम से कम बहू के गर्म प्रेस का दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह मेरा घर है और मेरी माँ का है और मैं सरिता को सबक सिखा कर रहूँगी। उसने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया तो किया कैसे? तभी सरिता रोती और घबराती हुई जिगर और उसकी माँ के कमरे में आती है और कहती है, जिगर, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वह एक गाड़ी से टकरा गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आ गई है। तुम जल्दी से मेरे मायके चलो। तुम्हें तो पता है मेरे मायके में कोई भाई भी नहीं है, पापा भी नहीं है। मेरी माँ अकेली रहती है। अगर मैं उनकी देखभाल करने के लिए नहीं जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उनके बुढ़ापे की तकलीफ में साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? जिगर सरिता से कहता है, सरिता, तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ दिखाई देती है, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दी। अपनी माँ के लिए तुम उनकी बेटी हो, लेकिन मेरी माँ के लिए तुम एक अच्छी बहू भी ना बन पाई। तुम्हारी माँ का तो एक्सीडेंट तो धोखे से हुआ, लेकिन मेरी माँ का हाथ तो तुमने जानबूझकर जलाया है। सोचो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुमने मेरी माँ के साथ जो व्यवहार किया है वह सही है? जिगर, यह समय इन सब बातों का करने का नहीं है। मेरी माँ को सच में बहुत ज़रूरत है। तुम जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। नहीं सरिता, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जाऊंगा। वह तुम्हारी माँ है, उनकी देखभाल तुम करो। मेरी माँ के हाथ में भी बहुत तेज चोट लगी है, उन्हें भी मरहम पट्टी की ज़रूरत है। मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और तुम मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे बर्दाश्त के बाहर है। वैसे तो मैंने तुम्हारी और अपनी माँ में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ के काम नहीं आ सकता। मेरी माँ को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अपने मायके जा रही हो तो तब तक मेरे घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरी माँ से दिल से माफ़ी नहीं मांगोगी और उन्हें अपनी माँ नहीं मानोगी, तब तक मेरे घर में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अपना बैग पैक करके मायके के लिए चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर जिगर अपनी माँ को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पीछे खड़ी सरिता को आज एहसास हो रहा था कि सच में उसने अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया है और आज तो उसने अपनी सास का हाथ ही जला दिया और शायद इसी की सज़ा दी है भगवान ने मेरी माँ को। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। जब माँ को तकलीफ़ होती है तो कैसा लगता है, यह मुझे आज समझ आ रहा है। 1 महीने तक अपनी माँ की सेवा करती है, इधर जिगर भी अपनी माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है।
1 महीने बाद सरिता का फ़ोन आता है, मुझे घर ले जाइए। लेकिन जिगर साफ साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हें तब तक अपने घर वापस लेकर नहीं आऊँगा जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा। चाहे पूरी ज़िंदगी ही तुम अपने मायके में रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 महीने तक सरिता को जिगर लेने नहीं जाता है। इन 8 महीनों में सरिता को अच्छे से अपनी गलती समझ में आ जाती है। एक दिन वह खुद ही अपने ससुराल आ गई और जिगर से गलती मानने के बजाय वह सीधी अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया है उसको तो मुझे आज सोच कर भी शर्म आती है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप मुझे माफ़ कर सकती हैं। बहू, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अपने बहू बेटे का घर भी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। तुम इस घर में रह तो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब सरिता अपने ससुराल में रहने तो लगी थी, लेकिन ना तो उसे उसकी सास ने माफ़ किया था और ना ही उसके पति ने। सरिता को मन ही मन में बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह अपनी सास का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। अब दामिनी जी को भी लगने लगा कि मेरी बहू बदल गई है, इसलिए उन्होंने भी अपनी बहू को माफ़ कर दिया। सास से तो माफ़ी उसे मिल चुकी थी, लेकिन उसके पति का रवैया उसके प्रति अच्छा नहीं था। अब यही सोच सोच कर सरिता दुखी रहा करती थी। तो दोस्तों, दामिनी जी ने अपनी बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।